Good day to all. I am Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म्स एंड एम्ब्रियोजेनेसिस, भ्रूणपोष के प्रकार व भ्रूण परिवर्धन। एंडोस्पर्म क्या होता है? एंडोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन के बाद बनता है और नॉर्मली एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है। एंडोस्पर्म का रोल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए पोषण प्रदान करता है। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स। एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। द प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस divides and redivides by mitosis to form a tissue called endosperm. Endosperm grows faster than the embryo and gets surrounded around the embryo. In some plants, endosperm is completely utilized by the developing embryo, and as a result, there is no endosperm in the mature seed. This type of seeds without endosperm is called non-endospermic seeds or exalbuminous. For example, groundnut, pea. In some plants, endosperm is partially utilized by the developing embryo, and as a result, there is endosperm in the mature seeds. This type of seeds with endosperm is called endospermic seeds or albuminous seeds. For example, maize and castor. एंडोस्पर्म का निर्माण त्रिगुणित प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस के द्वारा होता है। यह डिवाइड होकर माइटोसिस की क्रिया के द्वारा डिवाइड होती है और एंडोस्पर्म बनाती है। यह कोशिका एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो की तुलना में बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है और एम्ब्रियो को घेर लेता है। जिन पौधों में एंडोस्पर्म का उपयोग कर लिया जाता है एम्ब्रियो के द्वारा, तो उनमें एंडोस्पर्म नहीं होता उन सीड्स में, और ऐसे सीड्स कहलाते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, जैसे कि मूंगफली और मटर। इनमें जो सीड्स हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। जबकि कुछ पौधों में एंडोस्पर्म जो है पार्शली ही यूज़ होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के द्वारा, और कुछ मात्रा में एंडोस्पर्म सीड्स में पाया जाता है। तो इस टाइप के सीड्स कहलाते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स। फॉर एग्जांपल, मक्का एंड अरंडी, इन बीजों में एंडोस्पर्म्स पाया जाता है, इसलिए इनको एंडोस्पर्मिक सीड्स कहते हैं। देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। नंबर 1, इन एंडोस्पर्मिक सीड्स एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, whereas in non-endospermic seeds endosperm is absent. In endospermic seeds, food is not stored in cotyledons, but in non-endospermic seeds, food is stored in cotyledons. Number 3, the cotyledons are thin and papery in endospermic seeds, but cotyledons are thick and fleshy in non-endospermic seeds. Number 4, perisperm does not develop from nucellus, but in non-endospermic seeds, perisperm develops from nucellus. Number 5, suspensor, haustoria do not substitute the endosperm, but in non-endospermic seeds, suspensor, haustoria substitute the endosperm. Number 6, examples of endospermic seeds are castor, maize, and non-endospermic seeds are pea, bean, cucurbita. Now, types of endosperm या भ्रूणपोष के प्रकार। डेवलपमेंट के आधार पर एंडोस्पर्म 3 प्रकार के होते हैं: न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म एंड हेलोबियल एंडोस्पर्म। यानी केंद्रीकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष व हिलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रीय भ्रूणपोष, इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास में जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है, उसके प्रथम विभाजन के बाद कई सारे विभाजन होते हैं
और इनके बाद भी इन संतति केंद्रकों के आसपास सेल वॉल नहीं बनती। इस कारण इस भ्रूणपोष में कई स्वतंत्र केंद्रक कोशिका द्रव्य में सस्पेंडेड रहते हैं। इस प्रकार का एंडोस्पर्म जो है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, वो काफ़ी कॉमन है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म से पहले हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नारियल या कोकोस न्यूसीफेरा। ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसके बड़े से एंडोस्पर्म में अनेक भ्रूणपोष केंद्रक जो है दूध जैसे द्रव में सस्पेंडेड रहते हैं, इसलिए इसको द्रव्य सिंसीशियम या लिक्विड सिंसीशियम भी कहते हैं। जैसे जैसे भ्रूणपोष के आकार में वृद्धि होगी, उसके साथ साथ इनके केंद्रकों में भी डिवीज़न होता रहता है। धीरे धीरे ये जो केंद्रक हैं ये भ्रूणपोष की परिधि पर एकत्रित होते जाते हैं और कई परतों का निर्माण करते हैं। इसे ही नारियल की कच्ची गिरी या कोकोनट मीट भी कहते हैं। केंद्रकीय भ्रूणपोष का दूसरा एग्जाम्पल है सुपारी या एरिका कैटेचू। इसमें भी भ्रूणपोष का विकास नारियल के समान ही होता है, लेकिन भ्रूणपोष की जो कैविटी है या गुहिका है वो डिस्टॉर्टेड एंडोस्पर्म द्वारा घेर ली जाती है, जिससे ये कठोर व दृढ़ हो जाती है। इस कारण इसे हम रूमिनेटेड एंडोस्पर्म भी कहते हैं। सो एरिका कैटेचू और सुपारी इज ए एग्जाम्पल ऑफ रूमिनेटेड एंडोस्पर्म। सेकंड टाइप का एंडोस्पर्म है सेल्यूलर एंडोस्पर्म या कोशिकीय भ्रूणपोष। जिससे नाम से पता चल रहा है कोशिकीय भ्रूणपोष, यानी ये कई सारी कोशिकाओं से बना होता है। जबकि इससे पहले जो हमने पढ़ा था केंद्रीय भ्रूणपोष, तो उसमें वो जो भ्रूणपोष है वो कई सारे केंद्रक या न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है। कोशिकीय भ्रूणपोष में जो भ्रूणपोष का जो डेवलपमेंट है उसमें उस दौरान जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है उसमें पहले और बाद में सभी केंद्रीय के विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन भी होता है। यानी इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं, न्यूक्लियर डिवीज़न भी एंड साइटोप्लाज्म डिवीज़न भी, और साथ साथ ही सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता जाता है। इस कारण सेल्यूलर एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट की किसी भी स्टेज में हमें फ्री न्यूक्लियाई नहीं दिखाई देते, इसीलिए इसको कोशिकीय भ्रूणपोष भी कहते हैं। ये भ्रूणपोष मोस्टली डाइकॉट्स में पाया जाता है। थर्ड टाइप का जो भ्रूणपोष है वो है हेलोबियल प्रकार का भ्रूणपोष। ये जो भ्रूणपोष है ये केंद्रकीय और कोशिकीय प्रकार के बीच की संरचना है। यानी इस प्रकार के भ्रूणपोष में आपको फ्री न्यूक्लियर भी दिखाई देंगे और कोशिकीय अवस्था भी दिखाई देती है। इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास के समय जो फर्स्ट डिवीज़न होगा वो ट्रांसवर्स होगा, जिससे जो एंडोस्पर्म है वो 2 चैम्बर्स में डिवाइड हो जाएगा। माइक्रोपाइलर चैम्बर जो होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और जबकि जो चैलेजल चैम्बर है वो छोटा होता है। चैलेजल चैम्बर में जो न्यूक्लियाई हैं वो डिवाइड नहीं होते या बहुत कम डिवाइड होते हैं, जबकि जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है उसमें अनेक न्यूक्लियाई बन जाएंगे और साथ में वॉल फॉर्मेशन भी होगा, और ये पूरा जो चैम्बर है वो सेल्यूलर बन जाता है। ये इस प्रकार का जो एंडोस्पर्म है वो मोनोकॉट्स के हेलोबी सीरीज में पाया जाता है। दिस पिक्चर शो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म: फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, B सेल्यूलर एंडोस्पर्म, एंड 3 हेलोबियल एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आप देख रहे हो कि एंडोस्पर्म में चारों ओर जो है कई सारी न्यूक्लियाइयों की लेयर्स जमी हुई है, जबकि सेल्यूलर में जो है आपको कई सारी सेल्स से बना हुआ एंडोस्पर्म दिखाई दे रहा है। जबकि हेलोबियल में 2 चैम्बर्स बन जाते हैं, और इसमें जो माइक्रोपाइलर चैम्बर है वो सेल्यूलर होगा और चैलेजल चैम्बर जो होगा वो न्यूक्लियर होगा।
तो इसलिए हेलोबियल जो होता है वो फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर के बीच का होता है या इंटरमीडिएट होता है। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में भ्रूण का विकास किस तरह से होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे, और भ्रूण के विकास को हम एम्ब्रियोजेनेसिस भी कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। Number 1. Embryo develops from the diploid zygote. The diploid zygote divides and redivides by mitosis to form a group of diploid cells called embryo. Initially, the zygote undergoes a transfer division to form a two-celled proembryo consisting of an upper central terminal cell and the lower basal cell. The central terminal cell lies towards the micropellar end, while the basal cell lies towards the center. The basal cell undergoes repeated divisions to form a multicellular structure called suspensor. एम्ब्रियो का जो विकास है वो द्विगुणित जायगोट से होता है। द्विगुणित जायगोट जो है डिवाइड करता है कई माइटोटिक डिविजन्स के द्वारा और एम्ब्रियो का निर्माण करता है। प्रारंभ में जायगोट में पहला जो डिवीज़न होगा वो अनुप्रस्थ विभाजन होता है, जिससे कि दो कोशिकीय प्रो एम्ब्रियो बनता है। इन दो कोशिकाओं में केंद्रकीय टर्मिनल सेल होती है और आधारी बेसल सेल या निचली आधार कोशिका होती है। जो सेंटर टर्मिनल सेल है वो माइक्रोपैलर एंड की तरफ होती है, जबकि जो बेसल सेल है वो जो कि आगे जाके सस्पेंसर बनाती है, ये सेंटर की तरफ होती है। बेसल सेल जो है वो रिपीटेड डिविजन्स करेगी और जिसकी वजह से बहुकोशिकीय संरचना सस्पेंसर या निलंबक का निर्माण करेगी। द सस्पेंसर pushes the embryo towards the endosperm and thereby provides nourishment to the developing embryo. The upper terminal cell divide repeatedly to form the embryo proper. The fully developed embryo consists of radical, plumule and one or two cotyledons. The embryo having two cotyledons is called dicot embryo. The embryo with only one cotyledon, that is scutellum, is called monocot embryo. सस्पेंसर या निलंबक जो होता है वो एम्ब्रियो को एंडोस्पर्म की ओर धकेलता है और विकसित या विकासशील एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। अपर टर्मिनल सेल जो है वो रिपीटेडली डिवाइड होगी और एम्ब्रियो का निर्माण करेगी। इस प्रकार से जो पूर्ण विकसित एम्ब्रियो होता है वो 3 भागों से मिलकर बना होता है। रेडिकल यानी मूलांकुर, प्लूम्यूल यानी प्रांकुर एंड 1 या 2 कॉटिलिडॉन्स या बीजपत्री। जिन एम्ब्रियो में 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं उनको हम डाइकोट एम्ब्रियो कहेंगे। जिस एम्ब्रियो में केवल 1 कॉटिलिडॉन होगा, जिसे हम स्कूटेलम कहते हैं, वो एम्ब्रियो कहलाएगा मोनोकोट एम्ब्रियो। तो जो डाइकोट प्लांट्स हैं उनमें डाइकोट एम्ब्रियो पाया जाता है और जो मोनोकोट प्लांट्स हैं उनमें मोनोकोट एम्ब्रियो पाया जाता है। This picture show stages of embryo development या stages of embryogenesis. ये पिक्चर में आपको फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें जायगोट और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दोनों दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जायगोट की जो सेल है वो डिवाइड हो रही है, जैसा कि हमने भी पढ़ा। फिर वो टर्मिनल और बेसल सेल बनाती है। टर्मिनल सेल से एम्ब्रियो यानी प्रो एम्ब्रियो का निर्माण होगा और जो बेसल सेल है वो सस्पेंसर का निर्माण करती है और अल्टीमेटली इनके डिवीज़न से हमको मैच्योर एम्ब्रियो प्राप्त होता है, जो कि मेनली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है: प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडॉन्स। Scutellum is the cotyledon of grass embryo. It is flattened and intimate contact with the endosperm, acting as an absorptive organ.
Scutellum plays a key role in absorption of degraded material during germination from the endosperm and transfers it to the growing axis. In monocot embryo, radicle is covered by protective covering called as coleorhiza and plumule is covered by coleoptile. स्कूटेलम जो है वो कॉटिलिडोनी है मोनोकॉट्स में, जिसे हम ग्रास एम्ब्रियो भी कह सकते हैं। स्कूटेलम जो है एक चपटी संरचना होती है और इसका एंडोस्पर्म के साथ एक इंटीमेट संबंध होता है और ये एक अपशोषी अंग के रूप में काम करता है। स्कूटेलम का मुख्य रोल होता है एब्जॉर्प्शन में। ये जो डिग्रेडेड मटेरियल है उसका एब्जॉर्ब करेगा सीड जर्मिनेशन के टाइम और ग्रोइंग एक्सिस को प्रदान करेगा पोषण। मोनोकॉट एम्ब्रियो जो होते हैं इनमें जो रेडिकल होती है या मूलांकुर होता है वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या रक्षात्मक आवरण से ढका होता है जिसे कहते हैं कोलियोराइजा, और जबकि जो प्लूम्यूल है वो कोलियोप्टाइल नामक रक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। दिस पिक्चर शो स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो विच इज कंपोज्ड ऑफ प्लूम्यूल, रेडिकल एंड कॉटिलिडॉन्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड्स। जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आएंगे ओवरी में जिससे फ्रूट और सीड्स बनते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल्स, पेटल्स, स्टमेन एंड स्टाइल आर विदर अवे एंड फॉल ऑफ। डाइकॉट्स में फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल, पेटल यानी दलपत्र, बाह्य दल पुंज, पुंकेसर और स्टाइल जो है ये सब झड़कर गिर जाते हैं और निषेचन के बाद जो ओवरी होती है वो फल का निर्माण करती है। तो जिनमें अंडाशय के द्वारा फल बनेंगे उसे हम ट्रू फ्रूट कहते हैं या सत्य फल कहते हैं। जबकि कुछ पौधों में जो थैलेमस पार्ट है या जो पुष्पासन भाग है वो भी फल बनाता है। तो इस प्रकार के फल कहलाते हैं आभासी फल या फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी होती है, ओवरी वॉल होती है, वो पेरिकार्प में बदल जाती है। तो जो ओवरी वॉल है जिसे हम जो पेरिकार्प में बदल जाती है ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। जो आउटर लेयर है वो एपिकार्प कहलाएगी, मिडिल लेयर मीजोकार्प एंड इनर लेयर एंडोकार्प कहलाती है। फ्रूट गिव्स प्रोटेक्शन टू द सीड इन इमेच्योर कंडीशन एंड ऑल्सो इन्वॉल्व इन डिस्पर्सल ऑफ द सीड। तो इस प्रकार से फ्रूट जो है वो इमेच्योर कंडीशन में स्थित सीड को एक आवरण प्रदान करता है या रक्षात्मक ऑर्गन की तरह कार्य करता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट ट्रांसफॉर्म इनटू सीड, द इंटीग्यूमेंट्स ऑफ द ओव्यूल ड्राई अप। फर्टिलाइजेशन के बाद जो बीजांड हैं वो बीज का निर्माण करते हैं। इसमें जो बाहरी अध्यावरण होगा वो हार्ड होगा, कठोर होगा और टेस्टा बनाएगा, जबकि जो आंतरिक अध्यावरण है वो टैगमेन नामक परत का निर्माण करता है। कुछ केसेस में जो न्यूसेलस पार्ट है ओव्यूल का वो एक पतली लेयर के रूप में पाया जाता है या पतली परत के रूप में पाया जाता है, इसको कहते हैं पेरिस्पर्म। द माइक्रोपाइल रिमेन्स इन द फॉर्म ऑफ ए फाइन पोर ऑन द सर्फेस ऑफ सीड्स। और जो बीजांड द्वार है वो एक छोटे छिद्र के रूप में बीज की सतह पर दिखाई देता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। इस पिक्चर में बताया गया है कि बिफोर फर्टिलाइजेशन जो पार्ट हैं वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में चेंज हो जाते हैं। सो इट इज़ ए समराइज फॉर्म ऑफ पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। नंबर 1, ओवरी जो होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद फल का निर्माण करेगा। एक सेकंड। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी वॉल है या अंडाशय भित्ति है वो पेरिकार्प का निर्माण करती है
ओव्यूल या बीजांड जो है वो बीज का निर्माण करेगा। आंतरिक अध्यावरण टैगमेन का निर्माण करता है। बाहरी अध्यावरण टेस्टा यानी आउटर सीड कोड का निर्माण करता है। फ्यूनिकल जो है वो सीड का वृंत भाग बनाता है। और जो एग पार्ट है वो एम्ब्रियो का निर्माण करेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है जो कि ट्रिप्लॉइड हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंटीपोडल सेल्स सिनर्जिड सेल्स जो होती हैं एम्ब्रियो सैक में वो नष्ट हो जाती हैं और न्यूसेलस पार्ट जो है एक पेरिस्पर्म नामक लेयर के रूप में दिखाई देता है और जो हाइलम भाग है वो एक स्कार के रूप में सीड में दिखाई देता है। So this is all about types of endosperm and embryogenesis. Thank you for listening me.